नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इससे पहले हमारी 2 क्लास हॉर्टिकल्चर की हो चुकी है। आज हमारी तीसरी क्लास है। हमने बेसिक हॉर्टिकल्चर किया था, उसमें से हम विटामिन हमारे चल रहे थे और आगे अब विटामिन की सीरीज को हम करते हैं। तो अब हम जो विटामिन करने वाले हैं वो है विटामिन सी। सी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी आपको बताया था, बी और सी पानी में घुलनशील होते हैं। इन्हें हमें डेली कंज्यूम करना पड़ता है क्योंकि ये यूरिन के द्वारा पास हो जाते हैं। इस वजह से विटामिन सी और बी हमें रोज लेने पड़ते हैं, चाहे किसी भी माध्यम से लेने हो। तो विटामिन सी है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो आपका एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, ये एस्कॉर्बिक एसिड नाम कैसे आया इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। खोजकर्ता 1932 के अंदर वोंग किंग ने क्या किया, नींबू का रस निकाला और उस रस से विटामिन सी को अलग किया। ठीक है, और अलग कर जो स्कर्वी की रोगी थे ना, स्कर्वी की कुछ रोगी थे, स्कर्वी की रोगियों को इसको दिया गया। जब स्कर्वी की रोगियों को इसको दिया था तो इसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड पड़ गया, क्योंकि स्कर्वी की रोगी थी वो ठीक हो गए थे। तो उसके बाद इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड रख दिया गया था। ठीक है, उसके बाद जो संरचना है वो ऐसी है, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के 8 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स इसको मिलकर निर्माण करते हैं। अब विटामिन सी के हम कार्य देखते हैं, क्या क्या काम करता है विटामिन सी। बहुत महत्वपूर्ण विटामिन हमारे लिए कोलेजन निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको पता है कोलेजन अगर हमारा जो काम है प्रोटीन का काम करता है, यानी कि 2/3 भाग हमारी जो प्रोटीन है वो कोलेजन से ही बनती है। चाहे हमारे बाल है, चाहे हमारी स्किन है, उनमें कोलेजन बहुत आवश्यक होता है और उसके निर्माण में विटामिन सी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है हड्डियों के सिरे निर्माण में। जितनी भी हड्डियां होती है, खासतौर से लंबाई वाली हड्डियां हैं, उनके जो सिरे होते हैं उन भागों को ये विटामिन सी है वो निर्माण करता है। थर्ड है दांत के भीतर सीमेंट निर्माण में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दांत निर्माण में सीमेंट निर्माण, जो दांत की मजबूती है वो विटामिन सी ही करता है। फोर्थ है इंसुलिन हार्मोन की मात्रा बढ़ाने का कार्य करता है। आपको पता है इंसुलिन हमारी बॉडी रिलीज करती है, लेकिन इसकी मात्रा जो बढ़ाता है वो विटामिन सी बढ़ाता है। जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ही विटामिन सी अच्छा रहता है। विटामिन सी एक महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट है के रूप में भी कार्य करता है। आपको पता है हमारे शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट कितने जरूरी होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, जो भी फ्री रेडिकल्स होते हैं उन्हें बाहर निकाल देते हैं। ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण कार्य रहता है। तो आपको मैंने 4-5 इसके कार्य बताए हैं विटामिन सी के। कोलेजन निर्माण में, हड्डियों के सिरे निर्माण में और दांत के भीतर सीमेंट निर्माण में, इंसुलिन हार्मोन की मात्रा बढ़ाने का कार्य करता है और लास्ट है विटामिन सी का महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी विटामिन सी है वो कार्य करता है। अब इसकी कमी से कुछ रोग हो जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग हो जाता है और आपने बहुत किताबों में पढ़ा है, छोटी क्लासों में, स्कर्वी डिजीज। स्कर्वी होती क्या है, स्कर्वी अगर हो जाए, वयस्क आदमी में हो जाए, तो उसमें क्या होता है, मसूड़ों के अंदर क्या हो जाता है, मसूड़े मुलायम हो जाते हैं। मसूड़े मुलायम हो जाते हैं इसमें एक तो, और इसके साथ साथ क्या है, मसूड़ों में रक्त बहना, मसूड़ों में क्या है, रक्त बहना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से हमारे मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, रक्त बहना शुरू हो जाता है और जोड़ों में सूजन आ जाती है। जो भी वयस्क आदमी हैं उनको जितने भी जोड़ है पेन होते हैं वहां सूजन आती है और सूजन आने के कारण शरीर में पेन होना शुरू हो जाता है और मुंह में बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है। अगर विटामिन सी की कमी हो गई तो मुंह के अंदर बहुत ज्यादा दुर्गंध दुर्गंध आना शुरू हो जाती है। अब बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही है तो आप, एक कारण ये भी हो सकता है उसमें विटामिन सी की कमी है। ये स्कर्वी का ही तरह से पार्ट है। ठीक है,
अगर बच्चों में कमी हो जाए तो क्या होता है? अगर ये बच्चों में कमी हो जाए, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं यहां से। बच्चों के अंदर अगर कमी हो जाए तो फिर क्या होता है? बस वैसी उनमें भी मसूड़ों में दिक्कत आ जाती है, लेकिन उनके जो पाँव हैं, जंघा है, उनमें भी सूजन आ जाती है, और बच्चे का है वजन क्या है, कम हो जाता है, और बच्चा चिड़चिड़ा रहना शुरू कर देता है। ये स्कर्वी के ही लक्षण हैं। ठीक है। अब इसके हमें कितने दिन प्रतिदिन कितने की आवश्यकता होती है विटामिन सी की? हमें 40 mg की आवश्यकता होती है पर डे के हिसाब से, और इतनी हमें लेनी चाहिए। बहुत सी किताबों में 75 दे रखा है, किसी में 120 दे रखा है। तो हमें जो ऑथेंटिक है बुक से ये है, वही हमें मानना है। 40 mg हमें पर डे के हिसाब से चाहिए। उसके बाद है सोर्स, हमें कहाँ से मिलता है? ये क्वेश्चन बहुत बार सुपरवाइजर के अंदर और जेट के अंदर, डब्ल्यू के अंदर भी पूछते हैं कि हमें कहाँ से लेना चाहिए। तो हमें लेने के लिए सबसे, आपने ये सुना होगा बारबोडेसी चेरी होती है। ये इंडिया में तो नहीं होती, लेकिन जो लैटिन अमेरिका देश है वहाँ होती है, और जो इसके फ्रूट है वो लाल रंग के होते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है 1000 से लेकर 4000 mg पर 100 ग्राम के हिसाब से। गुआवा है, उसके बाद अमरूद है, अमरूद के अंदर 600 mg पाया जाता है प्रति 100 के हिसाब से। थर्ड है आंवला, फोर्थ आंवला में 299। उसके बाद लाइम है, उसके बाद स्वीट ऑरेंज है, उसके बाद लेमन है, लेमन के अंदर 39 है। उसके बाद कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनियों की पत्तियों में भी पाया जाता है। उसके बाद है चिली, चिली में 111 mg पाया जाता है। उसके बाद है टमाटो, टमाटो में 31 mg पाया जाता है। यहाँ थोड़ी दोस्तों देखने वाली बात यह है कि विटामिन सी है वो चिली वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, और आपको पता है चिली के अंदर क्या है? विटामिन बी भी पाया जाता है। वो कितना है? 0.55 mg पाया जाता है, और सी है वो 111 mg पाया जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। दोनों विटामिन पाए जाते हैं, और बी और सी। ठीक है, क्वेश्चन आ भी जाता है क्योंकि चिल्ली वैसे सब्जी वेजिटेबल से हैं, तो दोनों विटामिन इसमें पाए जाते हैं चिल्ली के अंदर। वैसे हम देखते हैं कि टमाटर में खट्टा फल की श्रेणी में आता है, लेकिन मिर्च की तुलना में इसमें विटामिन सी बहुत कम पाया जाता है, मात्र 31 mg ही पाया जाता है। ये याद रखने वाली बात है, गौर करने वाली बात है। ठीक है, तो कभी कभी सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं, ये सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? सीक्वेंस के हिसाब पे आप बताएं, ऑप्शन दे देंगे। तो सबसे पहले आपको बारबाडेसी चेरी करना है, उसके बाद गुआवा करना है, उसके बाद आंवला करना है, और उसके बाद लाइम, स्वीट ऑरेंज और लेमन करना है। ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन विटामिन डी की तरफ। विटामिन डी, विटामिन डी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका नाम, जो टेक्निकल नाम है, वो कैल्सीफेरोल है, और इसकी जो खोज करता है 1918 में मेल नबी ने चूहों पर प्रयोग करके रिकेट्स बीमारी को पैदा किया, और फिर उन्होंने ज्ञात किया कि ऐसा विटामिन डी की कमी से होता है। सबसे पहले उन ऐसे चूहे उन्होंने प्रयोग में लाए जिनको विटामिन डी रहित भोजन दिया गया। ठीक है, और उनमें हड्डियों का पूर्णतः विकास नहीं हो पाया। फिर उन्हें उन्हीं चूहों को विटामिन डी दिया गया, चूहे ठीक हो गए, तो उन्हें पता लगा कि ये विटामिन डी की कमी से होता है। इसकी खोज करता है मेल नबी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब? 1918 के अंदर। अब इसके कार्य देखते हैं, विटामिन डी के काम क्या है। विटामिन डी के काम है कैल्शियम फास्फोरस के अवशोषण में सहायक है। अब देखो, हमारी हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस कितनी जरूरी होता है। अगर इनका अवशोषण ही नहीं होगा कैल्शियम और फास्फोरस का, तो हड्डी निर्माण भी नहीं हो सकता। तो उसके अवशोषण में सहायता करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्थि निर्माण, हड्डी निर्माण में भी ये सहायक है। अगर इसकी बॉडी के अंदर कमी हो जाए तो कौन से रोग हो जाते हैं? उसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाते हैं, यानी कि बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती है, टूटना शुरू कर देती है। और वयस्क आदमी में ऑस्टियो मलेशिया रोग हो जाता है। इसमें ये होता है कि जो हड्डियां होती है वो मुलायम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है।
इसको सॉफ्ट बोन भी बोलते हैं, तो वो हो जाता है वयस्क आदमी में। उसके बाद सोर्स कहाँ से मिलता है? हमारे एग्जाम में बहुत से एग्जाम में ऐसा आता है कि सूर्य की किरणों से मिलता है। ये सही बात है कि सूर्य किरणों से विटामिन डी मिलता है, लेकिन ये भी सही बात है कि भोजन, डी युक्त भोजन के अंदर भी विटामिन हमें डी मिलता है। जैसे कोई मेट्रो शहर में रहता है, बड़े शहरों में रहता है जहाँ धूप नहीं आती है, तो उन्हें सूर्य किरणें नसीब नहीं हो पाती है, तो इसके लिए वो विटामिन डी भोजन के द्वारा या सप्लीमेंट के द्वारा पूर्ति करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हमारा विटामिन ई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम है और इसकी जो खोज करता है वो मैटिल है, एवांस है और मूर है। इन्होंने 1920 के अंदर भी चूहों पर प्रयोग किए थे। जिन चूहों को विटामिन ई रहित भोजन दिया गया था उनमें प्रजनन की क्षमता कम होती गई, यानी कि संतान उत्पत्ति वो नहीं कर पाए। फिर उन्हीं चूहों को वापस विटामिन ई दिया गया तो उनमें प्रजनन क्षमता बढ़ गई और संतान उत्पन्न करने के लिए उनमें क्षमता बढ़ गई। ये चीज़ देखने वाली बात है। तो संतान उत्पादन के लिए, यानी कि प्रजनन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। एंटी स्टेरिलिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर इसकी कमी होती है तो नर के अंदर नपुंसकता आ जाती है और मादा के अंदर बांझपन आ जाता है। अगर इसकी पूर्ति होती रहे तो ये चीज़ें नहीं होती है। उसके बाद इसके सोर्स है गेहूं के छिलके में और चावल की भूसी में और पत्तेदार सब्जियों में इसकी पूर्ति हो जाती है विटामिन ई की। आगे वाला जो विटामिन है वो है के विटामिन। विटामिन के है, इसको फाइलोक्विनोन कहते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम है और डॉक्टर डेम द्वारा 1934 के अंदर इसको खोजा गया था। डेम ने मुर्गियों पर प्रयोग किए थे। जिन मुर्गियों को विटामिन के नहीं दिया गया उनमें रक्त का भाव जो था वो बंद नहीं होता और मुर्गियां मर जाती है। जिनमें विटामिन के दिया गया था उनमें क्या होता है, रक्त का भाव बंद हो गया और वो ठीक हो गई। तो इन्होंने ज्ञात किया कि जो कमी है वो विटामिन के इसकी कमी से होता है कि जिनको देते हैं वो ठीक हो रही है। तो उन्होंने डेम ने इसको ज्ञात कर लिया था। कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना कहते हैं। खास बात किसकी क्या है? नवजात शिशु है उसमें विटामिन के नहीं होता, यानी कि बिल्कुल नवजात होता है उसमें नहीं होता। और जन्म के पश्चात आंत्र में बैक्टीरिया द्वारा इसकी उत्पत्ति हो जाती है, यानी कि गर्भ में इसका विटामिन के निर्माण नहीं होता। जैसे बच्चे का जन्म हो जाता है वैसे एक बैक्टीरिया होता है वो अंत में इसको एक्टिवेट कर देता है या प्रोड्यूस कर देता है, तो विटामिन के का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ये बहुत सारी आया है कि विटामिन के है जो क्वेश्चन आता है कि मेन कार्य क्या है? रक्त का धक्का बनाना महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें देखने वाली इसकी अगर कमी हो जाए अगर बॉडी के अंदर तो फिर क्या होता है? अगर इसकी बॉडी के अंदर कमी हो जाए तो इसकी कमी से प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा कम हो जाती है। अगर प्रोथ्रोम्बिन की कमी हो जाती है जिससे रक्त का थक्का जमने का समय बढ़ जाता है, वह रक्त स्राव होता रहता है। ऐसी स्थिति को हेमरेज कहते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, अगर इसकी कमी हो जाए बॉडी के अंदर तो प्रोथ्रोम्बिन बनना कम हो जाता है। अगर ये कम हो गया तो जो धक्का है उसको बनने में बहुत टाइम लग जाएगा और ज्यादा ब्लड बह जाएगा। अगर ब्लड ज्यादा बह गया तो ऐसी स्थिति को हम हेमरेज कहेंगे। ठीक है। उसके बाद जो सोर्स है वो कहाँ से मिलता है? ये हरी पत्तेदार सब्जियों से, मेनली पत्ता गोभी, गांठ गोभी और पालक में पाया जाता है विटामिन के। नेक्स्ट है जो विटामिन, वो विटामिन B7 है। इसको विटामिन H भी बोलते हैं और बायोटिन भी बोलते हैं। दोस्तों मैं आपको पहले विटामिन बी करवा चुका हूं जिसमें मैंने बायोटिन के बारे में ज्यादा डिटेल से नहीं बताया है, इस वजह से मैं आपको यहाँ विटामिन H है वो डिटेल से बता रहा हूँ। इसकी खोज करता है 1936 में कोगल वेटोनिस ने अंडे की पीले भाग में इसको खोजा था सबसे पहले।
इसको विटामिन एच भी कहते हैं। किसको? विटामिन बी एच को एच भी कहते हैं। ये देखने वाली बात है। इसका काम क्या है? ये डीएनए व आरएनए का महत्वपूर्ण अंश है। ये डीएनए और आरएनए का बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। वसा संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? बायोटीन। ठीक है। और ये शरीर के विभिन्न मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय क्रियाओं के लिए सहायक है। तो जितनी भी शरीर की मेटाबॉलिज्म क्रियाएं हैं उसमें बायोटीन एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो आपको मैं फिर रिवाइज करा देता हूं। विटामिन B7 को विटामिन एच भी बोलते हैं, इसको बायोटीन भी कहते हैं। खोज करता है 1936 में कोगल व टोनिस ने की थी। अंडे के पीले वाले भाग पे इसको देखा था। इसको विटामिन एच भी कहा जाता है। इसके जो काम है वो डीएनए व आरएनए का महत्वपूर्ण अंश है। वसा संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शरीर के विभिन्न उपापचय क्रियाओं के में भी सहायक है। अगर इसकी कमी हो जाए बॉडी के अंदर तो इसके क्या प्रभाव आते हैं वो देखते हैं हम। अगर विटामिन B7 की कमी आ जाए तो क्या होता है? जो व्यक्ति कच्चे अंडों का सेवन करता है उन्हें बायोटीन की कमी आ जाती है। कारण क्या है? क्योंकि अंडे में एवेडिन नामक एक विषैला पदार्थ पैदा हो जाता है, जिस वजह से बायोटीन के अवशोषण में रोक देता है। इसकी कमी से इससे चर्म रोग हो जाते हैं। स्किन से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो फैलना शुरू हो जाती है। उसके बाद सोर्स है खमीर, अंडे का पीला भाग, यकृत, सोयाबीन, गोभी और सेब, चावल का ऊपरी परत और मूंगफली से भी विटामिन B7 लिया जा सकता है। इसे विटामिन एच भी कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपके जो सुझाव है हमें लिखकर भेजें। आप किस तरह का कंटेंट हमसे चाहते हैं उसी तरह हम कंटेंट तैयार करने के लिए हमारी टीम तैयार है। थैंक यू, धन्यवाद।